वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 6 मार्च के फिजिक्स के पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सलूशन करने वाले हम लोग यहाँ पर। देखिए, अगर आपको फिजिक्स में 70 में से 65 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना होगा मालूम है। सबसे पहले आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कतई तैयार कर लीजिए, क्योंकि वही रिपीट होते हैं, एक दो नए आ जाते हैं, बाकी सब वही आते हैं। आपको भी मालूम होगा, आप देख लेना। मान लीजिए आपको 2023 के अनुसार आपने 2023 के पेपर देख लिया, 2022 के देख लिए, ठीक है, 2 सालों को मान लीजिए देख लिए, तो उसमें देखना 24 में आया थे, वही क्वेश्चन आए थे, एक दो नए थे, लेकिन वही क्वेश्चन आ गए थे जो 2024 में। और आपको 2025 में बोर्ड परीक्षा देनी है, 2025 में देनी है बोर्ड परीक्षा। जितने भी प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उनको आपको तैयार कर लेना है, उन्हीं में से आपके आएंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली टकराएंगे पेपर में आपके यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से आपका पेपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। भौतिक विज्ञान का पूर्णांक कितने नंबर का हो, 70 नंबर का होगा यहाँ पर, ठीक है। समय कितने मिलेंगे आपको, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे यहाँ पर। इनको ये प्रीवियस ईयर के हैं यहाँ पर, इनको तैयार करते रहना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं पेपर में से आएंगे। पूरा पेपर थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के ही, आपको मालूम है, ठीक है। इनसे आएंगे, जो इनसे टकराएंगे, पूरा नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। समय कितने मिलेंगे आपको, 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर। पूर्णांक कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का, सबको मालूम है, ठीक है। फिर देखिए, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर, ठीक है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में देखिए, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड वा, खंड सा, खंड दा और खंड या यहाँ पर, ठीक है। खंड आ बहुक्लिपी है तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है यहाँ पर। ये पढ़ लेना, यही सब लिखा हुआ है, निर्देश यही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए, हमारे पास खंड आ देखिए यहाँ पर, खंड आ में देखिए यहाँ पर क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक अल्फा कण, ठीक है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्या देखा हो, 15 × 10⁴, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाला बल का मान होगा, यहाँ पर। देखिए, इसको हम ऐसे तुक्का थोड़ी ना मार सकते हैं, यहाँ पर 32 होगा, 15 होगा, इतना होगा, यहाँ पर इतना होगा। देखिए, लेकिन आपको जब कोई क्वेश्चन आए तो उसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली तुक्का मत देना कि यह है यहाँ पर। देखते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर। वैसे आंसर इसको सोल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास, 4.8 × 10⁻⁻14 आएगा यहाँ पर न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी लिखना है। प्रश्नोत्तर खंड आ डालना है, पहले खंड आ है यहाँ पर, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसका का सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, का यहाँ पर लिख देंगे 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई आया कहाँ से यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, यहाँ पर नंबर बदल जाए, तो क्या करेंगे आप एग्जाम में, तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको सिंप्लीफाई किस टाइप से क्वेश्चन पेपर करना है। देखिए, हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में, मात्रक से ही पहचान जाए। न्यूटन किसका मान दिया, विद्युत क्षेत्र का मान दिया। ई बराबर कितना दिया, 15 × 10⁴, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया है यहाँ पर, ठीक है। स्थित उस पर लगने वाला बल होगा यहाँ पर। और देखिए, है क्या हमारे पास, अल्फा कण है यहाँ पर, अल्फा कण है, यानी कि फोर्स का मान निकालना। हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश आपको मालूम होना चाहिए। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, जरा बताइए यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यानी कि जो आवेश होता है उसका दोगुना कर देते हैं। जो सामान्य आवेश होता है, ठीक है, उसका क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 क्या कर देते हैं, इसका दोगुना कर देते हैं। ये क्या आ गया, अल्फा कण का आवेश आ गया यहाँ पर, इसका आ गया अल्फा कण का आवेश। अगर आपसे पूछ दे कोई अल्फा कण पर आवेश बताइए कितना होता है, तो क्या बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसका दोगुना कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ पर, ठीक, 10⁻⁻19 होता है। ये क्या होता है हमारे पास, अल्फा कण पर आवेश होता है। अब देखिए, हम जानते हैं, फार्मूला में जानते हैं यहाँ पर, यानी कि एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, फार्मूला एफ बराबर होता है QE होता है। क्या होता है, QE। क्यू का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब यहाँ पर ई का मान कितना दिया है, 15 × 10⁴, ठीक है, 15 × 10⁴। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 15 की से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पर। 30 × 1.6 लिखा हुआ है, × 10⁻⁻19 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, यानी कितना बचेगा, 15 माइनस का 15 बचेगा यहाँ पर, 15 बचेगा। इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर नीचे 0 बढ़ा दीजिए, इस 0 से एक 0 उड़ा दीजिए, तो कितने बचेगा यहाँ पर, 16 × 48 हो जाएगा। 48 × 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 15 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, माइनस का 15 यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ये बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बराबर। अब देखिए, इसको विज्ञान संकेत में आपने लिखना सीखा होगा छोटी क्लास 7वीं 8वीं में। यहाँ पर पॉइंट होगा, इस पर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 × 10⁻, इधर लाते हैं तो पावर क्या होती है, बढ़ती है, उधर ले जाती है पावर घटती है, तो इधर लाएंगे पावर घटेगी, तो कितने बचेगा, 10⁻⁻14 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, दिया है 4.8 × 10⁻14 न्यूटन, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। इस टाइप से आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर,
ठीक है। फिर देखिए, फिर हमारे पास क्या है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है यहाँ पर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यहाँ पर तो लिख दिया, यानी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है यहाँ पर। इसी टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ABC लिख के कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यानी कि आपको एक जैसे मिलेंगे यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा प्रिंट गलत हुआ है। फिर देखिए गा में दिया सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो कौन सी होंगी, एक्स किरणें होंगी, रेडियो तरंगे होंगी, परावैगनिक किरणें होंगी, अवरक्त किरणें होंगी। तो कौन सी होंगी हमारे पास, रेडियो तरंगे, क्या होंगी, रेडियो तरंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियो तरंगे यहाँ पर, राइट, ठीक है, क्या लिखा है, रेडियो तरंगे यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास, यानी कि एक प्रकाशीय तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, पहले आ चुका है। एक प्रकाशीय तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है, तो क्या होता है यहाँ पर, तंतु के पदार्थ से कम होता है, क्या होता है, तंतु के पदार्थ से कम, तो यहाँ पर लिखा हुआ तंतु के पदार्थ से कम होता है यहाँ पर, ठीक है, तंतु के पदार्थ से कम यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर समीकरण बहुत बार है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कब रिपीट हुआ, 2022 में भी रिपीट हुआ था, 2023 में रिपीट हुआ, 22 में नहीं पता है, देख लेना, 23 में भी रिपीट हुआ, 24 में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 25 में भी रिपीट हो सकता है। समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा P संवेग है, समीकरण लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, प्रोटॉन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, क्या होता है, प्रोटॉन के लिए अप्लाई होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है यहाँ पर। E बराबर PC होता है प्रोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, तो लिखा यहाँ पर लिखा प्रोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं यहाँ पर। फिर देखिए संधि, ठीक है, संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो, क्या हो, किसमें, अग्रदिशिक वाइस में, पश्चिदिशिक वाइस में, किसमें होता है, तो अग्रदिशिक वाइस में, ठीक है, अग्रदिशिक वाइस में होता है, तो अग्रदिशिक वाइस में, इसी टाइप से हमने लिख दिया, इसमें लिख दिया अग्रदिशिक वाइस में यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको कॉपी में लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए खंडवा में दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में संबंध, क्या संबंध है यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर J बराबर होता है NeVd यहाँ पर, ठीक है, NeVd, Vd क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, J क्या होता है, धारा घनत्व होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये सभी आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, J बराबर NeVd होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए हमारे पास एम्पियर परिवर्ती नियम का उल्लेख कीजिए, एम्पियर परिवर्ती नियम का कीजिए उल्लेख कीजिए, तो देखिए एम्पियर परिवर्ती नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नोट गुना होता है, ठीक है, क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है, क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, बंद परिपथ के लिए इस टाइप से गोला बनाते हैं, किसके लिए होता है, बंद परिपथ के लिए होता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट I, यहाँ पर किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है, बस हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर कब पूछा गया, 2024 में, प्रीवियस ईयर के सभी हम कवर करा रहे हैं आपके क्वेश्चन, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। देखिए हम जानते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ यहाँ पर निकाला हुआ, देखिए निकाल कर आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या है, 1 किलोवाट घंटा हाई स्कूल का है यहाँ पर क्वेश्चन, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में हम जानते हैं, 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है, आ सकता है ऑब्जेक्ट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है। अब 1 घंटा है, इसके आगे कुछ नहीं, 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड होते हैं, कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं हमारे पास, 3600 सेकेंड, सही है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देखिए 1 घंटे में से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए 3600 सेकंड हो जाता है। डायरेक्टली ध्यान रखना, 1 घंटे में कितने होता है, 3600 सेकंड हो जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 36 हो जाएगा गुणा, देखिए यहाँ पर कितने 2 और 3 5 जीरो हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। पॉइंट को इधर लाना है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर लाएं तो क्या उधर पावर बढ़ जाती है, कितना हो जाएगा हमारे पास 3.6 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जूल में आ जाएगा यहाँ पर। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है हमारे पास 3.6 10 की पावर जूल होता है, इतने हमारे पास क्या होती है जूल होता है यहाँ पर, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकाले, तो जूल में निकाल लिया, 1 किलोवाट घंटा का कितना निकाला जूल में निकाल दिया हमने, ठीक है। फिर देखिए सो प्रेरक ये लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है हमारे पास 3.6 10 की पावर 6 के जूल के बराबर होता है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट दिया है सो प्रेरक का मात्रक था बीमा लिखिए, सो प्रेरक का मात्रक था बीमा लिखिए। देखिए सो प्रेरक का मात्रक
मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है या ओम सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था 2024 में, यानी कि शुभ प्रेरकत्व या शुभ प्रेरण गुणांक का मात्रक बताइए। ठीक है, क्या होता है, हेनरी होता है, या इस दूसरी भाषा में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया ओम सेकंड, यहाँ पर ओम सेकंड होता है। इसकी बीमा क्या होती है, ml² t⁻²2 a⁻²2 होती है। क्या होती है, ml² t⁻, बीमा भी 2024 में पूछी गई थी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ml² t⁻²2 a⁻²2। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, पहले इसको देख लीजिए यहाँ पर, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, धोखे से हमसे आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। पहले इसको देख लेते हैं, दो प्रकाश, फिर इसको देखेंगे। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2018 में क्वेश्चन आया था, फिर आ सकता है 25 में। यहाँ पर दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, इंटेंसिटी का रेशियो हमें इतना नहीं दिया, तो आयामों का अनुपात क्या है। हम जानते हैं तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के इस वर्ग के। यहाँ पर ठीक है, तीव्रता क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। अब देखिए, जब इसको हम किस टाइप से अनुक्रमानुपाती को लिख सकते हैं, देखिए इसको आपने लिखना सीखा होगा। यहाँ पर देखिए, अगर इस टाइप से अगर दिया जाता है आई, देखिए लिखना दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। आई व्युत्क्रमानुपाती, मान लीजिए a² लिखा हो, तो इसको हम लिखना चाहते हैं कि इस टाइप से लिखते हैं I1/I2 बराबर लिखते हैं। I2 लिखा हुआ जस्ट इसके ऊपर हो जाता है IA2/A1 का स्क्वायर हो जाता है, अगर इस टाइप से होता है। ठीक है, समझा रहे हैं आपको, इस टाइप से हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, आई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास के a² के, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे हम यहाँ पर I1/I2। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पर 1 है तो इसके जस्ट सामने 1 होगा, A1 का स्क्वायर/A2 का स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में बहुत काम आता है यहाँ पर इस टाइप से लिखना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा आई, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है किसके, a² के आयाम का, तो इसको लिखते हैं I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर/A2 का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट में बन जाएगा, यहाँ पर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अंडरूट, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, अंडरूट I1/I2 हो जाएगा। I1 का मान दिया है, यानी कि तीव्रता, यानी कि दो यहाँ पर दिया है। देखिए, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता, यानी कि I1/I2 का मान, I2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 81/49 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे होता है रेशियो का मतलब, आपसे कोई पूछते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे एक प्रकार का। तो यहाँ पर 81/49 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है हमें 81/49 यहाँ पर रख दिया। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9:7, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर साल आता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, ये हमें हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा En बराबर कितना दिया, En बराबर दिया है -13.6/n² दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम मात्रा लगा देना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहे लगा दीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हमें किस पर निकालना है, n=2 अवस्था में। तो यहाँ पर n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी, तो n की जगह पर सिर्फ 2 रख दीजिए। यहाँ पर n की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर n=2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, ये E2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 2 रख दीजिए, -13.6/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको काटे पीटेंगे, देखिए 4 × 12 हो जाएगा, एक बचा आएगा यहाँ पर 16, 4 × 16, यानी कि 3.4 हो जाएगा विद माइनस। यहाँ पर एक इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक कोई हमारे पास मतलब कि एक नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व हो गए यहाँ पर। अब देखिए, देखेंगे नेक्स्ट दो नंबर वाले। अब देखिए खंडसा, यहाँ पर खंडसा में दिया है। ठीक है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सेल के सिरों के बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे विभवांतर ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है, ये 5 ओम है यहाँ पर, पेट्रोल कितना है 5 ओम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये सेल दिए हैं पर इनके बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सवाल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम, ये आ चुका है 2018 में क्वेश्चन पेपर से लिया था, 2018 में आया क्वेश्चन है एग्जाम में। यहाँ पर सब प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन लगातार जो आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर खंडसा है, यहाँ पर सबसे पहले खंडसा का कौन सा हमारे पास है, तीसरे का खंडसा यहाँ पर लिखना है, तुक्का वाला देखना है, डायरेक्टली आप लिख लेना यहाँ पर सोल्यूशन करा रहे हैं आपको, इतना तो आपको कहाँ पे लिखना तो आता ही है। देखिए दिए गए परिपथ में प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं धारा पहले निकालिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, धारा की जरूरत होगी। देखिए आई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, हल लिखेंगे यहाँ पर, हल। ठीक है, आई बराबर आपने पढ़ा होगा, आई बराबर हमारे पास क्या होता है, आई बराबर होता है E2 माइनस का E1। ठीक है, विद्युत भाग वाला E2 माइनस का E1 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास, कैपिटल R प्लस का स्मॉल r1 प्लस का स्मॉल
R2, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए E2 माइनस E1 यहाँ पर ये सेल दिए हैं यहाँ पर E2 माइनस E1, तो 4 ये एक E1 का मान होगा यहाँ पर। ये क्या है, किसका मान होगा, E1 का मान। E2 का मान कितना होगा, 4 होगा यहाँ पर। E1 का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देते हैं E1 का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 है, और E2 का मान कितना हमारे पास है E2 का मान कितना है 4 है यहाँ पर। E2 कौन क्या है, सेल दिए यहाँ पर। E1 का एक प्रकार का विद्युत भागफल, E1 बराबर 2 दिया, E2 बराबर 4 दिया यहाँ पर। E1 बराबर कितना है हमारे पास 2, E2 बराबर 4 है, तो यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 हो जाएगा 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई, फिर देखिए हमारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर मतलब R1 प्लस R2 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा यहाँ पर। इसका मान R1 प्लस R2 यानी कि 5 बटे R, मतलब कि 1 प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2 बराबर 4 में से 2 कितना बचेगा 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 5 2 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पर। 8 में 2 1 2 चक्कू 8, मतलब 1/4 धारा आ जाएगी इनकी, 1/4 धारा एम्पियर आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसमें पूछा गया है प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, सेल लगे इनके बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पहले B1 निकालेंगे, यानी कि इस पर विभवांतर निकालना है और इस पर विभवांतर निकालना है, इस सेल पर विभवांतर निकालना है, इस सेल पर विभवांतर निकालना है। तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता है E1 E प्लस IR होता है, तो E1 लिख लीजिए, IR1 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, धारा एक ही काम करेगी पूरे परिपथ में। तो हमारे पास क्या है E1 का मान कितना दिया यहाँ पर, E1 का मान ये है 2 है E1 का मान कितना है 2 लिखा है यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए। I का मान कितना हमारे पास 1/4 है, और R1 का मान कितना है हमारे पास फर्स्ट, ये R1 का मान कितना है, R1 का मान यहाँ पे लिख दीजिए, R1 का मान 1 है, R2 का मान हमारे पास कितना है, R2 का मान कितना है 2 ओम है, 2 ओम 1 ओम। ठीक है, 2 ओम 1 ओम, तो कितना हमारे पास है R1 का मान 1 ओम है, बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1/4। ठीक है 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 8 है कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो B1 बराबर कितना हो जाएगा 9/4, इसको काटिए यहाँ पर 4 से काटिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। देखिए 4 दूनी 8 एक बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाया यहाँ पर, कितने होंगे 10 हो गए, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है बोल्ट होता है, बोल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर, पहला विभवांतर निकालिए यहाँ पर। फिर इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकाल दीजिए, इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास E2 प्लस का IR2। ठीक है, तो यहाँ पर E2 का मान हमारे पास कितना है 4 है, E2 का मान कितना है 4 है, तो क्या लिख देंगे 4 प्लस I का मान भाई 1/4 मल्टीप्लाई R2 का मान हमारे पास कितना है, ये क्या लिखा हुआ आपके सामने, R2 का मान 2 ओम है, कितना है प्रतिरोध 2 ओम है यहाँ पर। R2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर काटिए 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस का आधा 1/2। ठीक है, आधा और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, आधा 4 जोड़ेंगे यहाँ पर 4.5 मतलब 4 सही 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों किया हमने यहाँ पर, क्योंकि देखिए समझिए यहाँ पर ये आपको एग्जाम में ये इतना तो आप सही कर देंगे यहाँ पर, ये सभी बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गलत करेंगे, इतना तो सभी सही कर देंगे यहाँ पर, इतना ये गलत करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये विभवांतर है, मान लीजिए सेल है यहाँ पर, सेल यहाँ पर लगा हुआ, सेल यहाँ पर, इसका विभवांतर हमारे पास क्या है 4 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है। धारा हमारे पास क्या है, यानी कि इधर से इधर की ओर बहेगी। क्यों बहेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 वोल्ट मतलब ये विभवांतर है, यहाँ पर सेल लगा हुआ, इसका विभवांतर क्या है 4 वोल्ट बड़ा है, ये छोटा है, तो करंट हमारे पास क्या बहेगा इधर की ओर बहेगा, करंट के इधर की ओर बहेगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका विभवांतर हमारे पास क्या है B1 है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका विभवांतर क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसका विभवांतर क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसका विभवांतर मान लेंगे B2 मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे B2 मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यों लगाया यहाँ पर, देखिए इधर इस सेल से हमारे पास इधर की ओर करंट जा रहा है, तो ये वाला सेल क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, इसमें क्या रही लाइट चार्ज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस लिया, यहाँ पर क्या लिया, इसलिए हमने ये प्लस लिया यहाँ पर। क्यों लिया, आपसे कोई पूछती है यहाँ पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये वाला सेल हमारे पास क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला मत लगा देना एग्जाम में, इसलिए गलत क्या है कि आप एग्जाम में गलत ना करें, एक क्वेश्चन आएगा जरूर इस बार। ठीक है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस का I माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा माइनस IR2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेल है हमारे पास, ये सेल है डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल क्या हो रहा है हमारे पास डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि करंट इससे इसमें जा रहा है ना, ये वाला डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें क्या नेगेटिव कम हो जाएगा, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कम लगा दिए, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अब सही हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, E2 का मान कितना है, 4 है। E2 का मान क्या है, 4 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 माइनस का IR2 करंट क्या, एक ही 1/4 है। यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई R2 का मान हमारे पास कितना है, R2 का मान 2 है। R2 का मान कितना हमारे पास है, 2। ठीक है, R2 का मान कितना है, 2 है। 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 माइनस का 1/2, 1/2 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो B2 बराबर विभवांतर कितना आ जाएगा, 8 में से गया 7/2, 7/2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3.5 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाएगा। इस सेल के बीच क्या हो जाएगा हमारे पास, विभवांतर हो जाएगा। इस सेल के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3.5 वोल्ट यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, गलत मत करना है एग्जाम में। ये हो गया, हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन यहाँ पर, खा में देखिए यहाँ पर, खा में दिए दूसरा कंडीशन हो जाइए यहाँ पर। देखिए खा में दिया, यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ, यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.10% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ में के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, किसी विखंडन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति किसे लिखते हैं, डेल्टा एम से, सबको मालूम है किसे लिखते हैं, डेल्टा एम से। यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन है, कौन सा हमारे पास, खा वाला है यहाँ पर, खा द्रव्यमान क्षति की डेल्टा एम का मान कितना दिया है यहाँ पर, डेल्टा एम 0.10% दिया है। अब देखिए परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाते हैं क्या आ जाएगा नीचे, 10/0 क्या लिखा हुआ, 0 पॉइंट लिखा हुआ, परसेंटेज हटाएं नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर। अब 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 गुणा, यहाँ पर 3 जीरो बचे, 3 को ऊपर ले चलिए, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम यहाँ पर। द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्षति मतलब किलोग्राम, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम पदार्थ के, पहले यहाँ पर हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, सबसे पहले हमें निकालने क्या है यहाँ पर, 1 किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी यहाँ पर। तो देखिए कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, एनर्जी यानी ई का मान निकालना। तो ई बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आइंस्टीन का, ठीक है, ऊर्जा समीकरण आपने प्राप्त पढ़ा होगा, क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही तो होता है आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पर। तो ये ई बराबर होता है क्या, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 दिया है। ठीक है, मल्टी। अब देखिए सी का मान, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, और इस पर स्क्वायर लगवा तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एजिटिस गुणा, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा गुणा, और जब घात पे घात लगी होती है, घातों में क्या होती है, गुणा होती है, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 9 ज्यों का 3 लिखिए, 9 हमने क्या लिखा, ज्यों का 3 लिखा, 10 की पावर 16 और 10 की पावर माइनस के 3, कितना बचेगा यहाँ पर, 16 में से 3 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ पर माइनस लगा तो घट जाएंगे, यहाँ पर 16 में से 3 का कितना बचेगा, यहाँ पर 13, 10 की पावर 13, किसका साइन है, प्लस का 13 आएगा यहाँ पर, प्लस का 13। तो ई का मान कितना आ जाएगा, ये जूल क्या हो जाएगा, हमारी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यही तो पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था, यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में इतने % द्रव्यमान क्षति हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ में विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो, 9 गुणे 10 की पावर 13 जूल उत्पन्न होगी यहाँ पर। फिर पूछा गया इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। अभी पीछे हमने निकलवाया था भाई, उसी से भाग कर दीजिए, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की पावर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं, अभी लिखवाया आपको। लेकिन या दूसरी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ई बराबर, यहाँ पर देखिए आपको समझा देते हैं सही से यहाँ पर, चूंकि अभी हमने आपको निकलवाया, यहाँ पर यहीं पर कर दिया। देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलो में 1000 वाट, 1000 वाट, और 1 घंटा में 3600 सेकंड, यहाँ पर 3600 सेकंड, यहाँ पर 3600 सेकंड होते हैं। इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 3600 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 3600 10 टू की पावर 3 जूल लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना ही तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जूल, इतना जूल लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखिए 1 किलो, हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा में इतना भी होता, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इतना भी आ जाता है। इसी को 3.6 गुणे 10 की पावर
6 जूल भी आ जाता है यहाँ पर। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो इतना भी आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए हमें चूंकि इसमें क्या कह रहा है, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका देखिए हमारा, चूंकि हम जानते हैं इनकी ई का मान हमारे आगे, चूंकि यहाँ पर लिखे चूंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 गुणा, अभी लिखा 10 की पावर 3 के 3 जूल के होता है। ठीक है, ई का मान हमें पता है। अब देखिए इसको नीचे लाइए, इसको कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3600 गुणा 10 की पावर 3 बराबर इधर क्या बचेगा, 1 जूल बचेगा। अब देखिए 1 जूल, ये जूल खाली जूल लिख लीजिए। अब जूल की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू पूरी पुट कर दीजिए, हमारा किस में आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटा में आ जाएगा, किलोवाट घंटा में आ जाएगा हमारे पास ई का मान। ठीक है, यही तो कह रहा, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर 13, इसी को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3600 गुणा 10 की पावर 3, 3600 गुणा 10 की पावर 3। अब देखिए 9 का 9 से घट 9 चक 36 हो जाएगा यहाँ पर, 9 चक 36, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बटे ये लिख सकते हैं 1/4 बचेगा यहाँ पर, समझ लीजिए 1/4 बचा हमारे पास, कितना बचा 1/4। अब 10 की 2 जीरो है यहाँ पर, तो 10 की पावर नीचे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 5 और ऊपर मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 हमारे पास लिखा हुआ है, 10 की पावर 13 लिखा हुआ है, समझते रहे ना। अब ई बराबर देखिए, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/4 हमने ज्यों का त्यों लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 है यहाँ पर, इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.5, इसी का मतलब इसे भाग करें तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, गुणा। अब 13 में से 5 घटा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 किलोवाट घंटा यहाँ पर, इतनी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इतने, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, इससे लिखेंगे इससे, अतः इससे, यानी कि 0.25 गुणा 10 की पावर 7 किलोवाट घंटा, ठीक है, बिजली मिल सकती है। बस इतना लिख देना, अतः लगा देना यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लगाएंगे, अतः यही लाइन नोट करें, अतः 0.25 गुणा 10 की पावर 7 किलोवाट घंटा, ठीक, किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। इतना आपको यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पर, इतना नोट कीजिए आप यहाँ पर, नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसमें क्या देखेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है एक छड़ चुंबक जो एक समान क्षेत्र यानी 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। बहुत 3-4 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है पर 4.5, कितना लिखा है 4.5, यहाँ पर लिखा दिख नहीं रहा होगा आपको, 4.5 प्रिंट थोड़ा सा कम हुआ है, 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 जूल। ठीक है, 2 जूल का बलाघूर्ण, ठीक है, 2 जूल का 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 जूल का बलाघूर्ण लगता है। ठीक है, इतने आघूर्ण का क्या लगता है हमारे पास, बलाघूर्ण लगता है यहाँ पर। ठीक है, जूल का बलाघूर्ण लगता है। चुम्बक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, ठीक है, चुम्बक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, क्षण चुम्बक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, सबसे पहले लिखें क्या है, हमें यहाँ पर गा पर आ गए, यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन। ठीक है, गा दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले गा दिया है। ठीक है, दिया है क्या दिया, जरा देखिए यहाँ पर, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ, इसका दिया है टेस्ला लिखा हो, क्या चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है यहाँ पर, किसका है, बी का मान कितना है 0.25 टेस्ला। इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/4 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 1/4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जब इसको भाग करते हैं तो 0.25 ही आता है यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम इतना टेस्ला भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इतने टेस्ला के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। एंगल का मान दिया, थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर, थीटा का मान दिया है, थीटा सही से बनाइए, थीटा बराबर थीटा का मान दिया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पर 4.5 गुणे 10 की पावर 2 का बलाघूर्ण लगता है, जूल का बलाघूर्ण लगता है यहाँ पर। तो बलाघूर्ण मतलब टाउ का मान कितना दिया है यहाँ पर, टाउ का मान कितना दिया 4.5 गुणे 10 टू की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस के 2 दिख रहा है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 2 का बलाघूर्ण लगता है यहाँ पर, जूल का बलाघूर्ण लगता है यहाँ पर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, यम का मान फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, छड़ चुंबक की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, छड़ चुंबक की पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू का मान निकालना है। इतना ही तो निकालना है, बस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में आने की बहुत संभावना है इस क्वेश्चन की। 25 में कहाँ गया, पिन यहाँ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है, 25 में आने की संभावना है, 2025 में ध्यान रखना है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर 3-6 मार्च को पेपर है, आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकलना, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। इसके लिए देखिए फार्मूला डायरेक्टली होता है चुंबकीय, देखिए टाउ बराबर होता है, ये फार्मूला जितने लिख रहे हैं उनको याद करते रहना है, फार्मूला ही होता है सब मेन चीज़। ठीक है, एक वीडियो लाएंगे उसमें पूरी किताब के फार्मूला लिखवा देंगे यहाँ पर। देखिए टाउ बराबर हमारे पास क्या होता है, एम बी, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। हमें टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, पहले एम का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। हाँ ठीक है, तो देखिए एम का मान निकालना है, इसको नीचे लाइए, तो टाउ एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ अपान क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एम बराबर टाउ का मान कितना दिया है, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान दिया है 1/4, 1/4 लिख लिया, चाहे 0.25 लिख लिया, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको समझ में आया यहाँ पर, चाहे 1/4 लिख लेना यहाँ पर, बात एक ही है। ठीक है, 5 है यहाँ पर 5 गुणा साइन, देखिए यहाँ पर थीटा का मान पुट करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 0.45 हो जाएगा गुणा 2 पहुँच जाएगा ऊपर, गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ज्यों का त्यों लिखा, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, 0.25 बचा, 0.25 बचा यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, उड़ा दें, पॉइंट देखिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पर है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, रुक जाइए, यहाँ पर 4.5 है, सॉरी 0 पॉइंट नहीं है, 4.5 है, 0 पॉइंट क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिख रहा है, अभी कल 2 हो जाए, 4.5 लिखिए, 4.5 यहाँ पर क्या है, 4.5 है, इसके लिए सॉरी यहाँ पर 4.5 चला है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसको ज्यों का त्यों, देखिए 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, 45 दूना 90 होता है, एम बराबर 45 दूना कितना होता है, 90 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद है, 1 के बाद हो जाएगा गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यार देखिए 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है यहाँ पर, 1/4 ही होता है, अभी बताया हमको 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, क्या होता है, 1/4 होता है यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको चाहे आप 1/4 होता है, इसको ऊपर ले चलिए, तो 9 × 36 हो जाएगा हमारे पास, इसको कहाँ ले चलेंगे, ऊपर ले चलेंगे, तो 9 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करना अपना अपना तरीका होता है, जो आपके दिमाग में है उस टाइप से करना, हमारा तरीका और है करने का। ठीक है, आंसर सेम आएगा, 9 गुणा 4 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का, देखिए 10 की पावर माइनस का 2 होता है, इसको हम नीचे ले आए, यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा यहाँ पर, समझते रहे ना। अब 9 × 36 हो जाएगा यहाँ पर 36, अब इसको भाग कर दीजिए, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा यहाँ पर। चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है, जूल टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर मात्रक जूल टेस्ला, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, जूल टेस्ला आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए इसका मात्रक चुंबकीय, इसका मात्रक यहाँ पर जूल लिया गया है, जूल, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में टेस्ला, तो जूल टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर, जूल टेस्ला हो जाएगा, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट इसी में पूछा गया है, इस पेज पर देख लेते हैं यहाँ पर इसी में क्या पूछा गया है, इसी में क्षण चुंबक की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकालिए यहाँ पर, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरी बहुत ही कम आती, ना के बराबर, ध्यान रखना है, थ्योरी मत ज़्यादा फोकस करना, न्यूमेरिकल पर और डेरिवेशन पर। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल लगाना मत यहाँ पर, सिंपल एक भी नहीं आता फार्मूला बेस पर, यहाँ पर आएगा ये फार्मूला लगाया बैलू फुट के हाई स्कूल में जिस टाइप से लगाते हैं उस टाइप से नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, देख लेना पिछले सालों के पेपर उठाकर यहाँ पर। ठीक है, यू बराबर क्या होता है, माइनस का एम बी साइन नहीं सॉरी एम बी कोस थीटा होता है, एम बी कोस थीटा। ठीक है, टाउ बराबर ध्यान रखना, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा और यू बराबर होता है माइनस का एम बी कोस थीटा। अब यू बराबर एम का मान हम निकाल चुके हैं, एम का मान कितना निकाला, 0.36 निकाला यहाँ पर, 0.36। ठीक है, विद माइनस है, माइनस का 0.36 है यहाँ पर, 36 मल्टीप्लाई बी का मान देखिए कहाँ हमारे पास है, ये है बी का मान, ये है 1/4 चाहे पुट कर दीजिए चाहे 1/4 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान 1/4 ले लिए यहाँ पर, जब भाग करते हैं यही आता है यहाँ पर 1/4। और देखिए कोस 30, यहाँ पर थीटा का मान कितना पुट करेंगे 30 डिग्री, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 30 का मान सबको मालूम है, √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाइए और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब 4 से इसको उड़ा दिए, 4 9 36 हो जाएगा यहाँ पर, 4 9 36 हो गया यहाँ पर, अब नहीं कटेगा यहाँ पर, अब नहीं कटेगा यहाँ पर। अब देखिए √3 का मान भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, √3 की वैल्यू आप चाहे पुट करना चाहते हैं पुट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप यहाँ पर, यू बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 9/9 √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर 2 ले चलिए, 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 9।
अब देखिए अंडरूट 3 का मान चाहे पुट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना इसकी। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। अंडरूट 3 का मान पुट करना इतना होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करना, 2 से भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर लेना इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नोट कीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए इस कॉपी पर लिखते हैं यहाँ पर, कॉपी ढूंढते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, अब देखिए कॉपी पर सोल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर हटाइए इसको, देखिए इसको देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड में क्या है, सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा, ठीक है, अग्रधारा कितनी दी, 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इसका क्या निकालना है, अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सिलिकॉन का, सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड में सिलिकॉन का विभव प्रचीर कितना होता है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सिलिकॉन का विभव प्रचीर आपको रटा होना चाहिए। सिलिकॉन SI, सिलिकॉन का विभव प्रचीर कितना होता है, 0.7। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वोल्ट होता है यहाँ पर। सिलिकॉन का विभव प्रचीर कितना होता है, 0.7 वोल्ट। यहाँ पर क्या होता है, वोल्ट होता है, रट लेना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, आ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिलिकॉन का बिन, अगर ये नहीं मालूम तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सिलिकॉन का विभव प्रचीर कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पीएन सन्धि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो सबसे पहले लिखिए सिलिकॉन का, यहाँ पर लिखिए कौन सा हमारे पास घा वाला है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिलिकॉन यानी कि SI सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड का विभव प्रचीर, इनकी पीएन सन्धि डायोड का विभव प्राचीर। ठीक है, यह विभव प्राचीर बाद में लिखिए। देखिए सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड का प्राचीर, पहले इसको मत लिखिए, प्राचीर। ठीक है, विभव प्राचीर, विभव आगे लिखिए, विभव प्राचीर विभव, अब सही है, विभव प्राचीर नहीं प्राचीर विभव लिखिए, ये सही लाइन है। सिलिकॉन पीएन सन्धि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है हमारे पास, 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट यहाँ पर। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए हमसे सबसे पहले और एक विभव हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पीएन सन्धि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर तो निकालेंगे कुल विभव, टोटल पोटेंशियल, कुल विभव बड़े में से छोटा हटा दीजिए। बड़ा कौन सा हमारे पास है, 20 है, ये वाला विभव, ये 20 दिया है तो 20 माइनस का 0.7। ठीक है, 0.7 वोल्ट में तो इसका मान कितना आ जाएगा, 20 में से 0.7 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 में से 0.7 घटाएंगे 19.3 बचेगा यहाँ पर, 19.3। ठीक है, 19.3 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 19.3। ठीक है, तो यहाँ पर 19.3 आ गया यहाँ पर सबसे पहले। और हमें क्या दिया यहाँ पर, धारा I का मान कितना दिया है, 10 मिली एम्पियर। I का मान 10 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है यहाँ पर हमें, इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए, अग्र प्रतिरोध इसका परिकलित कीजिए। R का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, R का मान। तो ओम का नियम समझ लीजिएगा, I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से B/R होता है, यही तो होता है I। ओम का नियम पड़ा होगा, R बराबर होता है B/I। ठीक है, तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। ठीक है, B/R हो जाएगा। हमें I का मान करंट कितना दिया है, 10, या रुक जाइए, R का मान निकालना है तो R को ऊपर ले चलिए, इसको नीचे लाइए, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, B/I। B का मान हमें कितना दिया है, 19.3 डिवाइड बाई I का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कितना दिया है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 दिया है यहाँ पर, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, हटा दे, पॉइंट हटा दीजिए। अब यहाँ पर एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अब R बराबर उसको ऊपर ले चलिए, 193। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। और इसको ऊपर ले चलेंगे 10 की पावर प्लस के हो जाएंगे, 1000 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 1000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1900। ठीक है, 1930 ओम बचेगा यहाँ पर, 1930 ओम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, अगर प्रतिरोध परिकलित कीजिए कितना आ जाएगा, 1930 ओम आ जाएगा यहाँ पर। राइट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, नोट कीजिए यहाँ पर आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर खंडदा पर आएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कम से कम टॉप 10 डेरिवेशन लाएंगे यहाँ पर, लाएंगे टॉप 10 डेरिवेशन, उसी में इसको करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर
ध्यान रखना है यहाँ पर, उसी में इसको ले लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के, आपने कर ही लिया होगा, आता होगा आपको, नहीं आ रहा तो करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बी की तीव्रता इतनी दी गई, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान दिशा परिकलित कीजिए। धारा का मान निकालना है और दिशा परिकलित कीजिए यहाँ पर। तो देखिए कुंडली में धारा का मान निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है चौथे का खा है यहाँ पर, क्या है, चौथे का खा, चौथे का खा है यहाँ पर, चौथे का खा, ठीक है। दिया है, क्या है यहाँ पर, दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, 12 सेंटीमीटर रेडियस त्रिज्या, ठीक है। कुंडली की त्रिज्या कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर। बी का मान दिया 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला। कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तल के क्या है, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान दिशा परिकलित कीजिए। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान दिशा परिकलित कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान यानी कि आई का मान निकालना है यहाँ पर, धारा परिकलित, दिशा परिकलित कीजिए, डायरेक्शन। तो देखिए हम जानते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट NI/2R, आई सो इस मान लीजिए आई, ये फार्मूला होता है। रटा होना चाहिए, कोई चीज़ पूछ सकता है इसमें से। कभी कभी यहाँ पर त्रिज्या पूछ देता है, कभी कभी फेरों की संख्या पूछ देता है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी फेरों की संख्या पूछ देता है यहाँ पर। यहाँ पर फेरों की संख्या दी ही नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर फेरों की संख्या कहीं दी ही नहीं गई है यहाँ पर, तो नहीं दी गई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कहीं फेरों, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता इतनी दी गई, तल के लंबवत ऊपर की ओर। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान दिशा परिकलित की। यहाँ पर फेरों की संख्या कहीं नहीं दी है, नहीं दी है तो इसको हटाइए, नहीं दी तो हटा दीजिए इसको। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नोट I/2R। यहाँ पर दी होती तो लेते हैं, फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं दिए तो हटा दीजिए, भूल जाइए। म्यू नोट I/2R ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू हमें निकालना क्या है, यहाँ पर करंट का मान निकालना है, सॉरी धारा, हाँ करंट ही निकालना है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, कहीं चीज में मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2R की B मल्टीप्लाई 2R हो जाएगा यहाँ पर। अब म्यू नोट कहाँ जाएगा हमारे पास, म्यू नोट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, वैल्यू पुट कीजिए। तो I बराबर B का मान कितना दिया है, B का मान 0.5 गुणा 10⁻⁴, ठीक है। 2R, R का मान हमें कितना दिया है, दोबारा गुणा 10⁻⁻2, 12 गुणा 10⁻⁻2 दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई म्यू नोट का मान कितना होता है जरा बताना। म्यू नोट का देखिए आपने पढ़ा हुआ, यहीं पर बता देते हैं। देखिए म्यू नोट अपान 4 म्यू नोट अपान 4 का मान कितना होता है, 10⁻⁻ के साथ, 10⁻⁻ के साथ, ठीक है। हमें म्यू नोट का मान निकालना है। म्यू नोट का मान कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, 4 गुणा 10⁻⁻7, यही तो होता है, 4 गुणा 10⁻⁻7 होता है यहाँ पर, ठीक है। इतना आप पुट कर लेंगे यहाँ पर हम, 4 गुणा 10⁻⁻7। तो रखिए पुट कीजिए भाई यहाँ पर, 4 गुणा 10⁻⁻7 हो जाएगा यहाँ पर। तो आई बराबर, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। देखिए रुक जाइए यहाँ पर, 0.5 गुणा 10⁻⁻4 जिम का 3 लिखा, गुणा 2 गुणा 12 कट जाएगा सब, 10⁻⁻, देखिए काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए 4 का मान कितना होता है, 3.14 ले लेंगे यहाँ पर, गुणा 10⁻⁻7 लिया यहाँ पर, 10⁻⁻7 लिखा यहाँ पर, 4 का मान ले लिया, पाई का मान ले लिया यहाँ पर। अब देखिए काटिए पीटिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए काट दें यहाँ पर, देखिए 4 से उठाइए, 4 × 4, 4 × 12 हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ कट रहा है यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 2 जीरो से ये रुक जाइए, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 के पॉइंट यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट हो गया, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर, उड़ गए पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कट रहा है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा भाई। अब देखिए इसकी मल्टी, देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, और एक जीरो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 300 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 से काटा 4 12 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 300 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा, एक जीरो ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻7 को प्लस को ऊपर ले चलिए, 10⁻7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 314 हो जाएगा यहाँ पर,
314 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा यहाँ पर। और काटिए इसको आप, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, आई बराबर जो भी आए यहाँ पर कैलकुलेशन करना, आप इसको काटना पीटना है यहाँ पर। फिर देखिए इसमें पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, कुंडली में प्रवाहित दिशा पर केंद्रित कीजिए। तो दिशा लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की ओर है, अतः कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। लिख लेना, क्या लिखेंगे, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की ओर है, अतः कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गा में दिया एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु ठीक है, वायु फोक दूरी, यानी कि वायु में फोक दूरी होगा यहाँ पर, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस, ठीक है, इसे जल यानी कि जल का अपवर्तन यानी कि जल का अपवर्तन कितना दिया एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है, 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, वेरी सिंपल। सबसे पहले में गा का दिया है यहाँ पर, ठीक है, गा वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है। क्या दिया है यहाँ पर हमें, यहाँ पर दिया है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5 एक प्रकार के कांच के, देखिए एक कांच का अपवर्तनांक है, कितना है कांच का अपवर्तनांक लिखा नहीं तो यहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है यहाँ पर, यानी कि ANG यहाँ पर, ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर, या इसी के बराबर EN लिख दीजिए। EN का मान कितना दिया है 1.5, क्योंकि हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, ये कांच का अपवर्तनांक होता है यहाँ पर। एक इसका होता है, हाँ सॉरी, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दिए कि वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको F1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर है। फिर वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसे जल का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर, यानी कि ANW, इसी को लिख सकते हैं एन डैश दिया है इसी के बराबर, कितना दिया है 4/3, कितना दिया है 4/3, ठीक है, 4/3। डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, तो डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि F2 का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या जब डुबोते हैं तो उसी के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस जल में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, जल में डुबोने पर क्या करा, जल में, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बहुत निकाला हुआ हाई स्कूल में, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि ANG/ANW, इसको इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर ANG/ANW, ऊपर लिखा हुआ ANG/ANW। ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है यहाँ पर, 1.5 डिवाइडेड बाई NW का मान कितना दिया है 4/3 दिया है। तो क्या हो जाएगा WNG क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कटेगा का भाई साहब, ये किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा क्या, यहाँ पर देखिए 4/3 लिखा है यहाँ पर, तो 4 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर 15/4 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इसको काटिए, यहाँ पर किससे कटेगा, यहाँ पर ये, ठीक, किससे कटेगा, यहाँ 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने कितना आ गया 9/8 आ गया। तो हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर N माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे इसमें लिख देना, पहले लिख लेना किसमें, कांच में निकाल लें, यहाँ पर लिख लेना कांच में, फिर वायु में निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको F1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर या रहने दीजिए, रुक जाइए, इसको 1/, कांच में निकालें, 1/F1 हो जाएगा, ठीक है, कांच में निकालें तो ANG माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/R1 हो जाएगा माइनस के 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, R2 हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब जल में लिखेंगे, जल में क्या हो जाएगा 1/F2, जल में निकाल रहे हैं 1/F2, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा WNG माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 1/R1 माइनस का 1/R2, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये इसको समीकरण 2 डालिए, डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 क्या दिया, ये दिया यहाँ पर 1/F1 डिवाइडेड बाई 1/F2, ठीक है, बराबर,
और यहाँ पर समीकरण एन जी यानी कि LHS को LHS के साथ डिवाइड, RHS को RHS के साथ डिवाइड, यहाँ पर 1/R1 माइनस के 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई WNG माइनस का 1/R1 माइनस के 1/R2 इससे कैंसिल आउट कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, F2 बटे F1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ANG माइनस का 1 डिवाइडेड बाई WNG माइनस का 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। तो F2 का मान तो हमें फाइंड करना है, F2 का मान तो निकालना है, F2 को जिनका तो लिखा, F1 का मान देखिए, F1 का मान हमारे पास कितना है 10 है, यहाँ पर F1 का मान 10 है, इसके डिवाइड बाई में क्या लिखा 10 लिखा बराबर ANG का मान हमारे पास कितना है 1.5 है, ANG का मान कितना है 1.5 है, 1.5 निकाला, माइनस का साइन लगाया, डिवाइड बाई WNG का मान कितना निकाला हमने 9/8 निकाला, WNG का मान कितना निकाला 9/8 लिखा, माइनस का 1 लिखा। करिए सिंप्लीफाई इसको, 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1.5 में से घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा, 0.5 बचेगा यहाँ पर, डिवाइड बाई, अब देखिए इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 9 माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पेज पर, तो यहाँ पर F2/10 बराबर, ठीक है 0.5 ऊपर लिखा है, 0.5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 9 में से 8 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 8 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, पॉइंट देखिए रहने दीजिए। देखिए F2 का कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 लिखा हमने, गुणा 8 लिखा, ठीक है गुणा 8, और यहाँ पर 10 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, और 0 से इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो F2 का कितना आ जाएगा हमारे पास 8 पंचे 40 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, फोक्स दूरी आ जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर, डुबाने पर फोक्स दूरी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर फोक्स दूरी हो जाएगी यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर फोक्स दूरी हो गई यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, बचा हुआ है सेट है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो करा देंगे आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।